नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भाटिया आश्रम के जो पटवारी शेड्यूल पेपर है। ये 5 जून का शेड्यूल पेपर है, जो बाकी रह गया था, अपलोड नहीं किए गए थे पेपर कुछ दिन, तो वो अभी अपलोड कर रहे हैं। ये 5 जून का पेपर है। देख लीजिए, 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो देखिए चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से किस अभिलेख से हर्षवर्धन व पुलकिशन द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है? अर्थात हर्षवर्धन व पुलकिशन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था, किस अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है? तो इसके जो हर्षवर्धन और पुलकिशन द्वितीय के मध्य 634 ईस्वी के आसपास में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध का वर्णन मिलता है ऐहोल अभिलेख में। और इसमें इसके तहत पता चलता है कि पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन जैसे शक्तिशाली राजा को हराया था। इसमें विजय हुई थी पुलकेशन द्वितीय की, हर्षवर्धन की हार हुई थी। ऐहोल अभिलेख में इसका वर्णन है। प्रश्न नंबर 2 बात करते हैं। एक तरफ पुस्तकें हैं और दूसरी तरफ इनके रचयिता हैं, और सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। अर्थात ऐसा युग्म बताना जो सही सुमेलित है। तो रत्नावली पुस्तक है, वो लिखी थी हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें लिखी थी हर्षवर्धन ने। तीनों महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तीनों का नाम है, एक का नाम है हर्षवर्धन की पुस्तक का नागानंद। नागानंद एक पुस्तक का नाम है। दूसरी है प्रियदर्शिका, दूसरी पुस्तक है प्रियदर्शिका, और तीसरी पुस्तक है रत्नावली। ये 3 पुस्तकें हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें हैं, तीनों ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक है, तो जो ये है ये असुमेलित है, बाण भट्ट नहीं आएगा, यहाँ पर हर्षवर्धन आएगा। सूर्य शतक पुस्तक है, ये मयूर की है। मयूर शतक कहो या सूर्य शतक कहो, यह पुस्तक मयूर की है, बिल्कुल सत्य है। और तीसरा है सूत्रालंकार शास्त्र है, यह अश्वघोष की है, तो ये भी सत्य है। बुद्ध चरित्र व सूत्रालंकार है, ये दोनों पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये अश्वघोष की है। अर्थात इसमें जो पहला और जो दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, पहला असत्य है। सुमेलित कथन की बात करें तो केवल 2 और 3। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में, सत्य कथन बताना है। इन चारों में से जो कथन सत्य है वो बताना है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये यहाँ पर गलत है। जो महाभियोग प्रस्ताव है राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत, इसकी प्रक्रिया है 1 में। आर्टिकल 56 में यह लिखा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत हटाया जाएगा, जबकि आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के तहत महाभियोग है वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है, किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सम्मिलित होते हैं, तो इसमें हमारा जो केवल लोकसभा वाला है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है, राष्ट्रपति को शपथ उपराष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है, तो यह कथन भी गलत है। राष्ट्रपति को शपथ आर्टिकल 59 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय द्वारा दिलाई जाती है। एक बात और है, राष्ट्रपति व राज्यपाल से संबंधित जो शपथ का उल्लेख है वो अनुसूचित 3 में नहीं होकर के उनके संबंधित अनुच्छेद में ही है, तो ये बात ध्यान रखनी है। उपराष्ट्रपति है जो शपथ नहीं दिलाता है, शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, जबकि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति खुद दिलाता है। तीसरा कथन है, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है, तो यह कथन बिल्कुल सही कथन है। धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति पूर्व अनुमति नहीं ली जाती है तो धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ठीक है, जितने भी धन विधेयक होते हैं सारे वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन संपूर्ण वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर जो चौथा डी कथन है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के 2 माह के भीतर संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात करें तो इसमें 1 माह के भीतर संसद का जो अनुमोदन है वो अनिवार्य है, न कि 2 माह। यहाँ पर 1 माह आंसर आएगा। तो अगर इसमें सत्य कथन की बात करें तो हमारा सी कथन सत्य हो जाएगा, बाकी सभी असत्य है। प्रश्न नंबर 4 पे बात करते हैं, संसद के दोनों सदनों का 17 अवसान कौन करते हैं? संसद के दोनों सदनों की बात की है। देखिए, संसद के लोकसभा का अगर स्थगन की बात करें तो लोकसभा का स्थगन करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, जबकि संसद के दोनों सदन लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों सदनों का 17 अवसान करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन बताना है, गलत कथन है वो बताना है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है। देखिए, पश्चिम जो भारत है ये
और इसकी जो ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है ये यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर इतनी है और यहाँ पर इतनी है, अर्थात उत्तर से दक्षिण की तरफ ये बढ़ती जाती है। तो इसने लिखा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है, तो पहला कथन ही हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन की अगर बात करें, पूर्वी घाट का विस्तार है वो अनियमित है। तो देखिए पूर्वी घाट है वो यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेगई, पेन्नेर, ये इतनी सारी नदियाँ आती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है पूर्वी घाट से। तो देखिए पूर्वी घाट से इतनी सारी नदियाँ आने के कारण ये कट है वो डेल्टा प्रदेश होने के कारण कटा फटा कट है, और इसी कारण ये अनियमित विस्तार है। तो दूसरा कथन तो सत्य हो जाएगा, पहला कथन असत्य हो जाएगा। हमें असत्य कथन का पता करना था, हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, भ्रष्टाचार निवार अवधारणा सूचकांक है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक वो किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्थान है, उसके द्वारा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक जारी किया जाता है। और इसके तहत 2020 की जो रैंकिंग थी उसमें भारत का 80वां स्थान प्राप्त था। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, जनवरी 2020 में इस सूचकांक में भारत का 80वां स्थान था। प्रश्न नंबर 7 है, हेपेटाइटिस रोग की दिशा में चिकित्सक की सलाह से कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो हेपेटाइटिस रोग में कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? हेपेटाइटिस में इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन है, इम्यूनोग्लोबिन वो हेपेटाइटिस रोग में लगाया जाता है। अगर इनकी इंजेक्शन की बात करें तो डीपीटी बात करें अगर का इंजेक्शन है वो लगाया जाता है डिप्थीरिया के इलाज में। इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन लगाया जाता है हेपेटाइटिस के इलाज में। बीसीजी का इंजेक्शन लगाया जाता है टीबी में। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जैविक प्रतिजैविक है वो खसरा के बचाव के लिए दी जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो जैविक प्रतिजैविक है वो खसरा के लिए दी जाती है। बीसीजी का इंजेक्शन टीबी के लिए लगाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन हेपेटाइटिस के लिए लगाया जाता है। डीपीटी का इंजेक्शन डिप्थीरिया के लिए लगाया जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 पे, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। तो राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो सुमित्रा सिंह थी। जब वसुंधरा राजे प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी तो उसी समय राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह बनी थी। प्रश्न नंबर 9 है, कथनों पर विचार करना है और असत्य अर्थात इसमें जो गलत कथन है वो हमें बताना है। तो डॉक्टर पी.के. साठी राजस्थान के कृत्रिम पैर के जनक माना जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। डॉक्टर पी.के. साठी को ही राजस्थान के कृत्रिम पैर का जनक माना जाता है। दूसरा कथन है, डॉक्टर प्रो करण सिंह का संबंध तीरंदाजी खेल से था। तो दूसरा कथन है वो असत्य कथन है, क्योंकि करण सिंह द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी थे जिनका संबंध एथलेटिक्स से था, ना कि तीरंदाजी से। इनका संबंध एथलेटिक्स से है और ये प्रथम राजस्थान जो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी है। तो हमारा असत्य कथन की अगर बात करें तो केवल 2 हो जाएगा हमारा आंसर। केवल दो हमारा आंसर हो जाएगा। आसो बिशन राम वे व्यास अभेराम का संबंध किस रियासत से है? 2 व्यक्ति है, एक आसो बिशन राम है और एक व्यास अभेराम है। इनका संबंध किस रियासत से था? तो जब 1818 की जो चार्ल्स मैटकॉफ ने जब संध्या की थी तो अधीनस्थ पार्थक्य की संध्या मतलब 1818 के तहत जो संध्या की गई थी उस समय मेवाड़ या जोधपुर की तरफ से जो रियासत से जो संधिकर्ता गए थे वो थे आसो बिशन राम वे व्यास अभेराम। तो इसका संबंध है जोधपुर रियासत से संबंधित है। अर्जी सुरजन गांव की संधि का संबंध है, इंपॉर्टेंट संधि है। अर्जी सुरजन गांव की संधि वो मराठों व अंग्रेजों के मध्य हुई थी और ये हुई थी 30 दिसंबर 1803 को। अंग्रेज जनरल लेक मराठा सरदार है दौलत राव सिंधिया, इनके मध्य सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी 30 दिसंबर 1803 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें भी गलत कथन बताना है। अर्थात राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 50 है, बिल्कुल सत्य कथन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष पूर्ण आयोजक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष है, वह उच्च न्यायालय का 62 वर्ष है, यह भी सत्य कथन है।
तीसरा कथन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। तो तीसरा कथन असत्य है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो जो तीसरा कथन है वो भी सत्य कथन है। चौथा कथन सत्य है। हमारा आंसर हो जाएगा कथन 3। प्रश्न नंबर 13 है मुख्यमंत्री की आयु होनी आवश्यक है। देखिए मुख्यमंत्री की आयु का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। मुख्यमंत्री जिसमें मुख्यमंत्री की आयु का अगर उल्लेख की बात करें तो 25 वर्ष हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी आयु का उल्लेख कहीं पे भी नहीं है। 25 वर्ष विधानसभा एमएलए बनने के लिए न्यूनतम आयु है, और जो एमएलए बनेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, इसलिए इसमें 25 वर्ष इसमें आवश्यक है। देखिए मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। वह कितनी भी बार मुख्यमंत्री बन सकता है, और वह अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को अन्य राज्य के जो राजस्थान के अन्य जिलों से अलग करती है, बिल्कुल सत्य कथन है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। पश्चिमी शुष्क मरुस्थल का लगभग 60% भाग बालुका में आच्छादित है, यह भी बिल्कुल सत्य है। दोनों ही कथन सत्य है। राष्ट्रीय मरु उद्यान आकलवुड फॉसिल्स पार्क जो है वो स्थित है, बिल्कुल ये भी सत्य है। अर्थात इसमें 1, 2, 3 तीनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित रण क्या है। मरुस्थलीय क्षेत्रों से संबंधित अगर रण की बात करें तो वह अस्थायी जिले हैं। प्रश्न नंबर 16 वॉयलेंट का अगर एंटोनियम की बात करें तो वॉयलेंट का मतलब होता है उग्र, और अगर एंटोनिम्स की बात करें तो इसका मतलब हो गया जेंटल शांत। वॉयलेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा जेंटल शांत। गिव द राइट मीनिंग ऑफ इडियम्स। इडियम्स है लाइव लास्ट, और लाइव लास्ट का मतलब होता है राइट मीनिंग होता है लाइव इन लग्जरी, अर्थात लाइव के अंतिम क्षण कैसी जीनी चाहिए, लाइव इन लग्जरी। लाइव लास्ट का मतलब होता है अभी जीवन है वो लग्जरी में जी रहा है, अर्थात ऐश में रहना। निम्न में से कौन सा विकल्प जो गलत संधि विच्छेद को दर्शाता है। अभिधन सिक्ति की बात करें तो अभिसिक्ति है, एकदम सही संधि विच्छेद है। सुधन सुसुप्त अर्थात सुसुप्त हो जाएगा, ये गलत संधि विच्छेद है, क्योंकि इसका जो सही धन होगा वो सुधन सुसुप्त आएगा। सु आएगा, से आएगा, ये वाला से आएगा। तो सुधन सुसुप्त की अगर बात करें तो इसकी सही संधि हो जाएगी सुषुप्त, अर्थात यह संधि निकालने के लिए यहाँ पर सुसुप्त ये आएगा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा गलत संधि वाला बी हो जाएगा। वी धन स्मरण विस्मरण हो जाएगा, मर्त धन में मरण में हो जाएगा। तो ये सभी जो संधि है वो सही है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। इनिशियल के लिए सही पारिभाषिक शब्दावली है। इनिशियल के लिए अगर बात करें तो इसका मतलब होता है लघु हस्ताक्षर। लघु हस्ताक्षर की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है इनिशियल। प्रश्न नंबर 20 है मानसिक योग्यता रीजनिंग से संबंधित है। 62, 127, 214 और 335 अगली सीरीज की आएगी। तो देखिए 62 है तो ये है 4 के क्यूब। 62 है वो 4 के क्यूब है। 4 के क्यूब आता है 64 माइनस 2 आ जाएगा 62। 5 के क्यूब है 25, 125, 125 प्लस 2, अर्थात पहले में माइनस 2 उसके बाद में प्लस 2, उसके बाद में फिर वापस आएगा 6 का क्यूब 216 माइनस 2, उसके बाद में 7 का क्यूब 343 प्लस 2, उसके बाद में 8 का क्यूब 512 माइनस 2, अर्थात 510 है हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसकी बात करें तो 510 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सीरीज की अगर बात करें तो 2, 3, 8 और 63 हैं। तो अगला क्या आएगा देखिए 2 से 3 कैसे आया। 2 का स्क्वायर आएगा 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर आएगा 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर आएगा 64 माइनस 1 63 आ जाएगा। और यदि 63 के स्क्वायर की बात करें, 63 का स्क्वायर की बात करें तो 39 69 माइनस 1 की बात करें तो 39 68 हमारा आंसर हो जाएगा। 22वें प्रश्न की बात करें 6, 11, 21, 31, 21, 36 और 56 है। अगला क्या आएगा तो देखिए 6 प्लस 5 की बात करें तो 11 हो जाएगा। 11 प्लस 5 की बात 10 की बात करें तो 21 हो जाएगा। 21 प्लस 15 की बात करें तो 36 हो जाएगा।
36 प्लस 20 की बात करें तो 56 हो जाएगा, और 56 प्लस 25 की बात करें तो 81 हो जाएगा। तो 5, 10, 15, 20, 25 इसमें जोड़ते जाना है और हमारा आंसर हो जाएगा 81। प्रश्न नंबर 23 है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, अर्थात 100 में खरीदा और 100 में ही बेचा, तो परंतु वे 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम का ही बाट का प्रयोग करता, तो उसका लाभ क्या होगा। अर्थात इसमें ऐसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं, खरीदा माइनस बेचा, अर्थात 1000 में खरीदा, 960 ग्राम इसने बेचा, अपोन बेचा 1000, तो 40 अपोन 1000 की अगर बात करें प्रतिशत की, तो 4 सही 1/6 अर्थात 25/6% हमारा आंसर आ जाएगा, ये लाभ प्रतिशत हो जाएगा। 24वें प्रश्न की बात करते हैं, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है, तो इसका जो सही क्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 700 रुपये। प्रश्न नंबर 25 है, MS एक्सेल में कंप्यूटर को स्क्रीन में मिनिमम व मैक्सिमम जूम, अर्थात MS एक्सेल के जो जूम की बात की है, MS एक्सेल में मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, तो मिनिमम 10% जूम है और मैक्सिमम 400% जूम है, तो 10 से 400% तक MS एक्सेल में जूम कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। अगर आपको हमारा प्रयास या हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट शेड्यूल पेपर लेकर हम जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।